साइंटिफिक विचार पद्धति के बारे में आज हम जानने वाले हैं और कल के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले। तो लेट गेट स्टार्टेड। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय स्वरूप प्राप्त होने लगा। उसके बाद इस पर एक्सपेरिमेंट, उसका निष्कर्ष निकाले जाने लगे और इसे अध्ययन की सुविधा के लिए और आगे बढ़ाई जाने लगा। इसकी पहल यहाँ से शुरू हुई। 1879 में जर्मनी में लाइप्जिग यहाँ पे विलियम वुंट ये शास्त्रज्ञ ने पहली बार इसकी प्रयोगशाला बनाई। इन्हें ही मानव शास्त्र का जनक कहते हैं। विलियम वुंट मानव शास्त्र का जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने दर्द, भावना और अपनी कल्पना, थिंकिंग, इन पे ज़्यादा फोकस किया और इनका अध्ययन ही मानव शास्त्र का अध्ययन है, ऐसा इनकी राय थी। इन्हीं के बेसिस पर इन्होंने बोधात्मक अनुभव तैयार किए और यह कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का अध्ययन है, यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। यही साइकोलॉजी का अध्ययन है, ऐसा इनके बारे में कहा गया। हम जानते हैं मन की अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, मन की अबोधावस्था। पहले तो देखिए शुरुआत में कहा जाने लगा कि यह बोधावस्था की शास्त्र है। उसके बाद कहने जाने लगा है कि यह अबोधावस्था का शास्त्र है। अब देखते ही कंटिन्यू करते हैं और इसके बारे में क्या कहा जाता है आगे। 19वीं शताब्दी में सिगमंड फ्रायड, इन्होंने यह कहा कि मानव शास्त्र बोधावस्था की अवस्था से बहुत दूर है और इसकी जो सीमा है बहुत ज़्यादा है। इनका कहना यह था कि यह अबोधावस्था जो है इसे भी इसमें शामिल करना चाहिए। सिर्फ बोधावस्था को प्राथमिकता देना अच्छी बात नहीं है। इसे हम और संक्षिप्त कर सकते हैं, ऐसा विचार सिगमंड फ्रायड ने रखा। इनका कहना यह था कि मन के दो भाग है, एक बोध यानी कि जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और एक दूसरा जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह मानव शास्त्र की अपने माइंड के दो स्टेट है और उस पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। समझिए कि हिमनद जो है इनका जो एक अष्टमांश भाग है पानी के ऊपर रहता है, जो हमें दिखता है। मन का भी वैसा है और जो 7/8 7 अष्टमांश जो भाग है यह अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि यह हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। इनकी अगर माने तो
बोधावस्था बहुत छोटा हिस्सा है एज कम्पेयर टू अबोधावस्था, यानी कि कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड अगर हम 100% माने तो इसमें से 10% ही कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का हिस्सा है, बाकी का अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का हिस्सा है, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने उत्क्रांति का सिद्धांत बताया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताया। उसके बाद और भी इसे ब्रॉड बनाया गया और कहा जाने लगा कि इस पर जानवरों का वर्तन भी इफेक्ट डाल सकता है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। ल्यूबॉक और लॉयड मॉर्गन ने जानवरों के जीवन में उनकी इंद्रिय संवेदना पर प्रकाश डालते हुए इसका अध्ययन किया और उसके बाद थॉर्नडाइक, गुरुची, पेवला, स्किनर, इन्होंने भी प्राणी और पक्षियों के पर प्रयोग करके अध्ययन किया। 19वीं शताब्दी के आखिरी में और 20th सेंचुरी की शुरुआत में प्राणियों में मज्जा संस्था, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो कौन सी भूमिका बजाते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया गया। यहाँ से इसको रचनात्मक मानसशास्त्र कहा जाएगा। E.B. टिचनर इनको स्ट्रक्चरलिज्म का संस्थापक माना जाता है। विलियम वुंड और टिचनर दोनों ने मिलकर जो अध्ययन किया उसको कार्यात्मक मानसशास्त्र कलेक्टिवली कहा जाने लगा। मानसशास्त्र मानवीय ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन है, ऐसा कहा जाए। जैसे जैसे लोग साइंटिस्ट अध्ययन करते हैं वैसे वैसे उनकी राय उसके बारे में बदलती है। तो अभी इसको और जानते हैं। मानवीय जो व्यवहार है उसको आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसके बारे में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इन सबको ध्यान में रख के मानवीय व्यवहार, उसका ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और बाद में जो रिजल्ट मिला उसको मिला के शॉर्ट में हम कह सकते हैं मानसशास्त्र यह मानव के वर्तन का शास्त्र है, बिहेवियर का शास्त्र है। देखिए, अलग अलग शास्त्रज्ञ हैं, उनकी अलग अलग राय हैं, वैसे ही उनकी व्याख्या जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। जैसे जैसे उनको रियलाइज़ हो रहा है, जैसे जैसे उनको उसके बारे में मालूमात हासिल हो रही है, वैसे वैसे और उसे और ब्रॉड करते जा रहे हैं और अपनी राय बताई जा रही है। अब देखिए G.B. वॉटसन का कहना था कि यह मानवीय वर्तन का वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। इन्होंने जो मत दिया उसके अनुसार इसकी और
सीमाएं बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि मानव का ही ह्यूमन बिहेवियर जो रहता है उनकी इसमें ही रहता है, ऐसा नहीं। प्राणियों में भी व्यवहार होता है, उनमें भी ऐसी घटनाएं होती है कि जो सिमिलर होती है इंसानों के। तो इसका अध्ययन करके इन्होंने कहा कि मानव शास्त्र का केंद्र बिंदु जो है, जो मेन पॉइंट है, वर्तन, उसका बिहेवियर। देखिए अभी जानते कि पहले तो कहा गया कि यह आत्मा का अध्ययन है, उसके बाद कहा गया मन का अध्ययन है, उसके बाद कहा गया बोध यानी कि कॉन्शियस स्टेट का अध्ययन है, उसके बाद कहा गया अनकॉन्शियस स्टेट का अध्ययन है, उसके बाद अभी कहा जाने लगा कि यह उसके बिहेवियर का अध्ययन, वर्तन का अध्ययन। ऐसा करके इसका पाठ यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको एक ही सेंटेंस में वुडवर्थ ने कहा है। वो कहते हैं, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस इज सोल, देन लॉस इज माइंड, एंड इट्स लॉस इज कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ अ बिहेवियर ऑफ काइंड। यानी कि अगर हमारी भाषा में जाने तो मानव शास्त्र पहले आत्मा का अध्ययन समझ जाने लगा था, उसके बाद मन का अध्ययन, उसके बाद बोधावस्था का अध्ययन, उसके बाद अबोधावस्था का, पहले कॉन्शियस स्टेट का अध्ययन, उसके बाद अनकॉन्शियस स्टेट का अध्ययन, और आखिरी में हाँ बिहेवियर का अध्ययन बनकर रह गया। तो आज का सेशन एंड करते हैं यहाँ पे, और आई विल डिस्कस